हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम रियली सॉरी, मैंने 2 दिन से अपडेट नहीं किया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और अभी मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं कर पा रही हूँ ये सब कुछ। और किसी का एक कमेंट था मेरे पास जिसमें उन्होंने पूछा था कि अगर मैं माई मेड इज़ नॉट ड्रैगन को कंप्लीट नहीं करने वाली हूँ तो बता दूँ। मैं उसे कंप्लीट करूँगी पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और जो मैं नया स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे फ़्लो बनाना है फिर से। मेरा फ़्लो छूट चुका है। जो मैं डेली अपडेट किया करती थी वो आदत मेरी छूट चुकी है, तो बस मैं वो कर रही हूँ। एंड वो स्टोरी थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है और वो इतनी आसानी से एक एंडिंग देकर ख़त्म नहीं की जा सकती है। उसके कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड होंगे, उसमें टाइम लगेगा। सो माय डियर, प्लीज़ वेट। और अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट दैट स्टोरी। आप जो न्यू स्टोरीज़ आ रही है उन पे फ़ोकस करो एंड जब मैं उसको अपडेट करूँगी देन यू कैन गो बैक टू दैट एंड लिसन इट। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको टाइफाइड हुआ है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की मेरे ऊपर है। मेरी स्टडीज़ भी चल रही है और मेरा जॉब भी अभी छूट गया है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे ऊपर क्या गुज़र रही होगी अभी। सो आई थिंक कि मुझे जितना बोलना चाहिए मैंने बोल दिया है एंड आई होप आप समझोगे। मैं कोई ताना-वाना नहीं दे रही हूँ, बस आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी जो सिचुएशन है उसे थोड़ा-सा समझोगे। और जो ओल्ड स्टोरीज़ हैं मैं उन्हें कंटिन्यू करूँगी, मैं उन्हें छोड़ नहीं रही हूँ। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो मुझे उसे बीच में छोड़ना कभी भी पसंद नहीं है। मैं उसे कंप्लीट ज़रूर करती हूँ। खैर, ये तो हो गई बाकी सारी बातें, अब आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले ही सीन में हम देखते हैं वांग जी, वी इंग, शी लियन और हुआ चेंग, ये चारों एक बड़े से तालाब के पास खड़े हैं। उस तालाब का पानी का रंग पूरी तरीके से लाल है, उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसका गहरा पा उस तालाब के पानी का रंग गहरा लाल है। वहीं पर कुछ सर्वेंट खड़े हैं जिनके हाथ में कप रखे हुए हैं जिसमें लाल कलर का लिक्विड है 2 कप के अंदर और बाकी 2 के अंदर नीले रंग का लिक्विड है। वहाँ पर वहाँ का किंग भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा खतरनाक। उस किंग के पास में एक लड़की भी खड़ी है जो दिखने से लगता है कि वहाँ की महारानी है। मतलब हेल के किंग और क्वीन दोनों वहाँ पर खड़े हुए थे और वो दोनों इन चारों को देख रहे थे। सबसे पहले विंग जो आगे आया उसने आगे आकर के उन 2 लोगों को बो किया। हुआ चैंग ने भी वही किया। वांग जी को भी ठीक लगा कि उसे भी बो करना चाहिए। वो भी झुका और उसने भी उन 2 लोगों को बो किया। शी लियन ने भी वांग जी को फॉलो किया। ये देख करके वो राजा बहुत खुश हो गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, वी वुशियान, मैं तुम पर फिर से भरोसा कर रहा हूँ। इस बार कुछ भी गलती मत करना, समझ आया? हुआ चैंग, तुम इसे संभालना। अगर ये कोई गड़बड़ फिर से करने की कोशिश करे तो तुरंत इसे वापस भेज देना। वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज था ये सुनने के बाद। क्या ये दोनों घोस्ट भी उसके साथ जाने वाले हैं? वो यही सब कुछ सोच रहा था, लेकिन उसके थॉट को क्लियर भी कर दिया गया क्योंकि सच में विंग और हुआ चैंग उसके साथ जाने वाले हैं। विंग जिसने एक रेड वाला मग और एक ब्लू वाला मग उठा लिया था। जो ब्लू लिक्विड वाला मग था उसने वांग जी को पकड़ा दिया और रेड लिक्विड वाला मग ले करके उसने एक बार में ही पी लिया। वांग जी ने भी बिना सवाल किए उसे पी लिया। वही सेम प्रोसेस शी लियन ने भी किया। शी लियन के भी हुआ चैंग ने एक नीले रंग के लिक्विड वाला मग दिया था और रेड लिक्विड वाला मग खुद ने उठाकर पी लिया था। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में उन चारों को एक लाइन में खड़ा किया गया। इसके बाद विंग जिसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया और वांग जी से भी उसके दाहिने हाथ को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उस दोनों के दाएं हाथ पर एक एक कट लगा दिया गया था जो कि असल में आधे चांद का निशान था। आधा चांद जो विंग के हाथ पे बना दिया गया था और आधा चांद वांग जी के हाथ पर। वही सेम प्रोसेस उन्होंने शी लियन और हुआ चैंग के साथ किया था। फ़र्क इतना था कि उनके हाथ में चांद की जगह सितारा बनाया हुआ था। आधा सितारा शी लियन के हाथ में और आधा सितारा हुआ चैंग के हाथ में। उन चारों की कलाइयों पर वो निशान बना दिए गए थे, वो भी एक धारीले नोक वाले चाकू से, जिसके इस्तेमाल से वो निशान तो बन गए थे लेकिन उनके हाथों में से खून नहीं निकल रहा था।
वैसे भी इन दोनों घोस्ट के पास, मतलब विंग और हुआचेंग, इनके पास तो वैसे भी ब्लड है ही नहीं। हम बच्चे वांग जी और शीलियन, उनके पास भी ब्लड नहीं है क्योंकि वो दोनों गॉड हैं। अब विंग, जिसने एक बार वांग जी की तरफ देखा, उसे देखकर उसने स्माइल किया। वांग जी को अपने अंदर एक शिवरिंग महसूस हुई। उसे कुछ ऐसा लगा जैसे कि कुछ 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 तो हुआ है, कुछ अलग हुआ है। अभी जो स्माइल विंग ने किया उसमें कुछ अलग था। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि एक होता है ना कि हमारे साथ कुछ कुछ पुराना, कुछ अच्छा होने वाला हो तो अंदर से घबराहट सी होती है कि कुछ गलत ना हो जाए। वैसी फीलिंग वांग जी को आ रही थी और उसे ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वांग जी कुछ भी बोल पाता, सोच पाता, समझ पाता, विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और तालाब में छलांग लगा दी। सेम प्रोसेस शीलियन के साथ में हुआचेंग ने किया। हुआचेंग ने शीलियन का हाथ पकड़ा और उस तालाब में छलांग लगा दी। वो जो पृथ्वी तक जाने का, ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का डोर था, उन दोनों उसमें वो चारों कूद गए थे। वो रास्ता उन लोगों को एक गुफा की तरह लग रहा था क्योंकि उसके नीचे वो बस जाए जा रहे थे, जाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक ऊपर से बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहे हैं और बस उन नीचे गिर कर के और वो लोग मर जाएंगे या फिर उनकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम शीलियन और हुआचेंग को देखते हैं, जहाँ पर हुआचेंग तो बहुत ही आराम से खड़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ हम शीलियन को देखते हैं जो कि हुआचेंग के ऊपर पूरी तरीके से बंदर की तरह लटका हुआ है। उसके दोनों हाथ हुआचेंग के गले में हैं, उसके दोनों पैर हुआचेंग के कमर पर हैं और वो नीचे की तरफ गिरते हुए डर रहा है। उसे हैरानी हो रही है इस बात को जानकर कि उसे डर लग रहा है। सीरियसली, वो एक गॉड होकर के डर रहा है ऊंचाई से गिरने पर। उसे सच में डर लग रहा था और ये देखकर हुआचेंग को अच्छा लग रहा था। उसने भी टाइटली शीलियन के वेस्ट को रैप किया हुआ था और वो दोनों नीचे की तरफ गिर रहे थे। शीलियन ने अपने फेस को हुआचेंग के नेक में छुपाया हुआ था और वहाँ पर उसे अच्छा भी महसूस हो रहा था। वो नीचे की तरफ गिर तो रहा था लेकिन तब भी उस हालत में भी उसे हुआचेंग की वो बॉडी की फ्रेगरेंस महसूस हो रही थी। हुआचेंग एक घोस्ट है, फिर भी उसके अंदर से कोई स्मेल थी, कोई चीज़ तो थी जो शीलियन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अचानक से ही शीलियन जिसे महसूस हुआ कि वो लोग अब धीमी धीमी गति से नीचे गिर रहे हैं। उसने अपनी आंखों को खोल कर नीचे देखा, उसे बहुत तेज़ रोशनी नज़र आई, इतनी तेज़ जिसमें उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। दूसरी तरफ वांग जी और विंग के साथ भी यही हुआ था। अब हम एक गांव को देखते हैं। एक छोटा सा गांव है जो काफ़ी हरा भरा है और उस गांव में काफ़ी छोटे छोटे कबीले रहते हैं। उन कबीलों में, एक कबीलों में लगभग 40 लोग हुआ करते हैं। वैसे वहाँ पर उस गांव में लगभग 10 कबीले हैं और ऐसे कई कई गांव उस जगह पर मौजूद हैं। उन पूरे गांवों का एक राजा हुआ करता है। लगभग 10 गांवों का एक राजा होता है। अभी तो हम देखते हैं उस गांव के एक कबीले का दृश्य, जहाँ पर एक 15 साल का बच्चा है जो कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। मैं 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 खुद से बोल रहा हूँ, ये लड़की मेरे कमरे में कैसे आई मुझे नहीं मालूम है। वहाँ पर एक 10 साल की लड़की खड़ी थी जो अपना सर झुका करके वहाँ खड़ी हुई थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ वो लड़का जिसकी उम्र 15 साल है, वो चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रहा था। वहाँ पर सारे कबीले के लोग मौजूद थे। कबीले का मुखिया हुआ करता है, तो वहाँ की जो मुखिया थी वो एक औरत है। वो उस औरत ने आकर उस लड़के के गाल पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, इतनी ज़ोर का कि वो लड़का नीचे गिर गया। उस लड़के को नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर वो जो लड़की थी जो कि लगभग 10 साल की है, वो उसके पास आई। उसने कहा, गगा आप ठीक तो है ना? उस लड़के ने उस लड़की को धक्का दे दिया और कहा, मुझसे दूर रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम मेरे पास आई क्यों थी ये बताओ? तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना, मुझे फंसाने के लिए? उस लड़की ने अपने सर को झुकाकर रखा था। वांग जी, वो 15 साल का लड़का उस लड़की को देख पा रहा था। वो लड़की अपना सर झुका करके रो रही है, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू हैं और वो अपने हाथों से अपने नाखूनों को अपने हाथों में दबा रही है। उसने अपने हाथों को अपने नाखूनों से ही खरोंच लिया था। दूसरा वो जो मुखिया थी वो फिर से उस लड़के के पास आई। उसने उस लड़की को पकड़ के उठाया। वो लड़का एक सफ़ेद रंग का हार्मफू पहने हुए है। उसके हार्मफू के कॉलर को पकड़ के उस लड़की को उस औरत ने उठाया और कहा,
इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बड़ा किया था, इसी दिन के लिए तुम अपने बाप के ऊपर गए हो। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिसने भी अपना सर झुका रखा था। उस औरत ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, इसने सब कुछ तुमसे सीखा है, समझ आया तुम्हें? सब कुछ इसने तुमसे सीखा है और ये मेरा बेटा हो नहीं सकता। इतनी गिरी हुई हरकत करने के बावजूद ये चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रहा है कि उसने, उस प्यारी सी बच्ची ने गलत हरकत की है। ये बताओ, वो तुम्हारे पास खुद चल कर आई थी? उस लड़के ने कहा, हाँ माँ हाँ, वो मेरे पास खुद चल कर आई थी। उसने आकर मुझसे कहा कि उसे अकेले में डर लग रहा है, वो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना चाहती है, और यहाँ आकर के वो सो गई। मैंने उसे कई बार जगाया, उसने कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है बाहर निकलकर, उसके बाबा घर पर नहीं है, इसलिए वो उसे मैंने बस सोने के लिए। वो लड़का बुरी तरीके से रोने लगा था। उसने रोते रोते कहा, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो यहाँ सो सकती है, क्योंकि बाहर अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा था मुझे। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है माँ, मैं आपका बेटा हूँ माँ, बेटा हूँ मैं आपको मुझ पर भरोसा नहीं है और मैं उसके साथ क्या करूँगा? आप उसकी उम्र और मेरी उम्र देखो, हम दोनों की उम्र में कितना अंतर है। वो मुझसे 5 साल छोटी है माँ, और मैं उसे बचपन से देखता हुआ आया हूँ। जब वो बिल्कुल छोटी सी, तब से मैं उसे गोद में लेते हुए आया हूँ। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आपकी सोच कितनी गंदी है। ये सुन कर उस औरत को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने एक और थप्पड़ उस लड़के को मारा। वो लड़का फिर से ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिर कर ही वो रोने लगा। उस औरत ने सबकी तरफ देखा, क्योंकि वहाँ पर सारे कबीले के लोग खड़े हुए थे। उस एक कबीले के सभी लोग खड़े हुए थे, सभी परिवार वहाँ खड़े हुए थे। अब जब बात इस मुखिया के परिवार की आई है, तो क्या मुखिया अपनी बात से पलट जाएगी? क्या मुखिया फैसला क्या फैसला आखिर ये मुखिया करेगी? इसी बात के जानने के लिए सब लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। वो जो मुखिया है, उसने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं लानशी, लान कबीले की मुखिया, ये फैसला सुनाती हूँ कि मेरा बेटा लानजान मेरी दोस्त वी सिंह की बेटी से शादी करेगा, वो भी आज के आज। ये सुनकर वांग जी, जो नीचे बैठा हुआ था लानजान, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। क्या उसकी माँ उसकी शादी करवा रही है? सच में उसकी माँ को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो जो लड़की थी वीइंग, जो वहाँ पर खड़ी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं। वहाँ के जो प्रमुख मंदिर है, वहाँ का सीन देखते हैं। यहाँ पर पूरा गांव मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर शादी होने वाली है, वो भी एक कबीले के मुखिया के बेटे की। तो सब लोगों का आना तो बनता था, तो सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। वहाँ पर लानजान था, जो वहाँ पर खड़ा हुआ था रेड रंग के रोब्स में, उसने वेल पहना हुआ था। वहाँ पर वीइंग भी थी, जिसने कोई वेल नहीं पहना हुआ था। वो वहाँ पर ऐसे खड़ी हुई थी और सब कुछ देख रही थी। वीइंग जो अपने मन में सोच रही थी, मुझसे गलती हो गई है, ये कबीला कितना अजीब है, बहुत अजीब है। मैं बस खुद को बचाना चाहती थी कि मैं किसी की नज़रों में ना आऊँ, इसलिए मैंने वांगजी काका से मदद मांगी। लान काका से मदद के बदले में मैंने उन्हें ही अपने साथ इस सारी हालत में घसीट लिया है। पता नहीं अब मैं उनसे कैसे माफ़ी मांगूंगा। अब हम थोड़ा सा इस कबीले के बारे में जान लेते हैं। ये जो गांव है, या कहीं ये पूरा राज्य है, इसमें एक प्रथा चलती है, जिसमें से कुछ लोग इस प्रथा को मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते हैं। वो प्रथा ये है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, और इसलिए वहाँ का प्रमुख एक औरत को ही माना जाना चाहिए। लान कबीले में भी कुछ इस प्रकार का नियम है, जिसमें औरतों को मर्दों से ज़्यादा माना जाता है। आदमी से ज़्यादा मानने की वजह से ही औरतों को ज़्यादा इज्जत मिलती है और उन्हें ज़्यादा ताकतवर मानते हैं। इसलिए लान कबीले की मुखिया एक औरत है, जिसका नाम है लानशी। लानशी की एक बहुत ही अजीज दोस्त थी, जिसका नाम था वी सिंह, जो कि वी मुखिया से थी। वी कबीला जो था ना, वहाँ के मुखिया की बेटी थी। लानशी, जिसे वी सिंह बहुत ज़्यादा पसंद थी अपने दोस्त के रूप में, इसलिए उसने लान कबीले के ही उसके कबीले के रहने वाले एक लड़के के साथ में उसकी शादी का ऑफ़र दिया। और जबकि वो एक मुखिया थी, तो उसके दोस्त के जो पिता थे वो उसे मना नहीं कर पाए, क्योंकि मुखिया को कौन मना कर सकता है। वो एक तरीके से एक ही ओहदे पर आते थे, इसलिए उन दोनों की शादी उसने अपने हाथों से करवाई थी। उसकी दोस्त वी सिंह की जो शादी है, उसने अपने कबीले के एक लड़के से करवा दी थी, जिसका नाम लान फेंग था।
वी सिंह जब अपने पहले बेटे को जन्म दे रही थी तब उसकी मौत हो गई थी। और लान कबीले का नियम है, अगर किसी औरत की मौत किसी लड़के को जन्म देते हुए हो जाती है तो उस लड़के को भी मार दिया जाता है। इसलिए जो वी इंग के पिता थे उन्होंने ये झूठ बोला कि उन्हें बेटी हुई है, ताकि लान जो कबीला है वो उनकी बेटी को सर पे रख सके, उसकी बेटी को नुकसान ना पहुंचे। असल में वी इंग एक लड़का है, ना कि एक लड़की। और ये बात सिर्फ और सिर्फ जो उसके पिता हैं वही जानते हैं। लान फेंग बस इस बात को जानते हैं। और वीइंग की डिलीवरी जिस जिस मेड ने या फिर कहें जिस दाई माँ ने कराई थी उनकी डेथ हो चुकी है। वो एक थी जो ये बात जानती थी। वीइंग खुद भी ये बात जानता है। उसके पिता ने उसे बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है। उससे कहा है कि उसकी सच्चाई के बारे में किसी को भी कोई भी खबर लगनी नहीं चाहिए। उसे किसी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। और उसे सबसे ये कहना है कि वो लाइफ टाइम के लिए सिंगल रहना चाहता है, कभी किसी से शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन कल रात को गड़बड़ हो गई थी। कल रात को असल में वीइंग के पिता बाहर गए हुए थे दूसरे कबीले में। वो वी कबीले में गए हुए थे क्योंकि वी इनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने उन्हें बुलाया था किसी काम की वजह से, और वो विंग को अकेला छोड़ के चले गए थे इस उम्मीद में कि विंग अपना ख्याल अब रख सकता होगा। क्योंकि विंग लगभग 10 साल का भी तो हो चुका है, तो शायद अब वो अपना ख्याल अच्छे से रख सकता है। पर रात में ही बारिश होने लगी थी और बारिश की वजह से विंग बहुत डर गया और डरते डरते वो अपने लानगा के पास पहुंच गया। लानगा जिसके पास जाकर उसे बहुत सेफ महसूस होता है, उसे अच्छा लगता है, और वहां जाकर के उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया, उनसे मदद मांगी। उनके कमरे में जाकर वो सो गया। उसकी नींद लग चुकी थी और वो अपने गगा को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ उसे सेफ महसूस होता है। पर उसने सोचा नहीं था कि दूसरे ही दिन सुबह सुबह जो लान गगा की माँ है वो वहाँ आ जाएंगी और उसे वहाँ देखेंगी और लान गगा के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा और अब उन्हें आज यहाँ शादी करनी पड़ेगी। लैनसन जो कि एकटक अपनी वेल के अंदर से ही विंग को देखे जा रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो विंग को सच में पकड़ के आज मारे, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जिसे बर्बाद होने को आई है। लैनसन को लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, असल में उसे लड़के पसंद है और वो ये बात अपनी माँ को या अपने बाबा को किसी को नहीं बता सकता क्योंकि वो लोग उसे समझेंगे भी नहीं। इस कबीले में लड़कों की खुशी को बहुत नीचे रखा जाता है, उन्हें बहुत दबा के रखा जाता है, उनसे बेहिसाब काम कराया जाता है और उन्हें आराम करने की परमिशन नहीं दी जाती है। उनके लिए आराम नाम की चीज़ तो है ही नहीं, उनकी खुशी नाम की चीज़ तो है ही नहीं। जो भी चीज़ होती है वो लड़कियों की खुशी या औरतों की खुशी में देखी जाती है। फाइनली उनकी शादी को अच्छे से कंप्लीट करवा दिया गया था। इसके बाद वहाँ पर सारे लोग जो बड़े लोग थे वो आ रहे थे, उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे। विंग और लानसन उन दोनों को बो करके उन सबको बो करके उनका आशीर्वाद ले रहे थे। लानसन अपने बिना मन से और विंग ये सोचकर कि अब उसके फादर को पता चलेगा तो क्या होगा, इस डर से वो बस ये सब कुछ करिए जा रहा था। इसके बाद उनकी शादी कंप्लीट हो गई थी। उस मंदिर से वो लोग वापस आ रहे थे। लैनसन जिसे पालकी में लाया गया था और विंग घोड़े पर आ रहा था। विंग जो घोड़े पर चल रहा था और उसे ना थोड़ा अच्छा भी महसूस हो रहा था क्योंकि वो ना लान गगा को सच में पसंद करता है। वो जानता है कि लान गगा उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, पर असल में पसंद का मतलब विंग को नहीं पता है। उसके बाबा ने कभी उसे ये बताया ही नहीं क्योंकि उनके लिए तो विंग की कभी शादी होनी ही नहीं थी, क्योंकि विंग को तो उन्होंने लड़की बना के रखा हुआ है, तो वो कैसे उसकी शादी किसी और लड़की से करवा सकते हैं। उसकी शादी किसी लड़के से भी नहीं करवा सकते, ये तो मुसीबत हो जाएगी। यही सब कुछ मामला था। सब लोग कबीले में वापस आ गए थे। वहाँ आकर विंग जिसके फादर आ चुके थे, उसके पिता वहाँ पर घूम रहे थे और विंग को ढूंढ रहे थे। जब उन्हें सब कुछ पता चला तो वो विंग को पकड़ के अपने साथ कमरे में ले गए और वहाँ ले जाकर उसके गाल पर भी एक जोर का तमाचा खींच के मारा और उससे चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हें समझ आ रहा है? तुम मना कर सकते थे ना। तुमने एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करवा दी है। तुम खुद एक लड़का हो, समझ आया तुम्हें? तुम लड़की नहीं हो विंग। विंग जिसने अपने गाल पर हाथ रखा और वो रो रहा था, वो सिसक रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। उसे पता है कि क्या हो गया है, उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, उसे मालूम है। उसके पिता को उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। विंग इस बात पे शर्मिंदा है, उसे सच में अफसोस है इस बात का, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, बल्कि जो मुखिया हैं उन्होंने अपना फैसला उसके ऊपर थोपा है।
उसे सुनाया है, उसकी बात को तो रखने का मौका ही नहीं दिया गया। और जब वांग जी ने रखा तो उसे बुरी तरीके से मारा गया और इसलिए विंग डर गया था। विंग के फादर ने उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाई, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो बस बाहर निकल के आए विंग के साथ में। विंग जिसके गाल पर उंगलियों के 5 निशान थे। जब विंग वहाँ से बाहर आया तो वहाँ की जो मुखिया थी लानशी, जिसने विंग के गाल को देखा और वो गुस्सा हो गई। उसने लानफेंग की तरफ देखा और कहा, लानफेंग, तुमने किससे पूछकर विंग के ऊपर हाथ उठाया है? हाँ, तुम भूलो मत कि तुम एक मर्द हो और तुम किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकते, चाहे वो तुम्हारी बेटी क्यों ना हो। और हाँ, अब वो तुम्हारी बेटी भी नहीं है, वो मेरे घर की लड़की है। तो तुमने मुखिया के घर के परिवार के सदस्य पर हाथ उठाने की हिम्मत की कैसे? लानफेंग जो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्या वो अपनी बेटी से बात भी नहीं कर सकता? क्या अपने बेटे को वो थप्पड़ भी नहीं मार सकता उसकी गलती के लिए? लानफेंग जानता है कि वो ऐसा सच में नहीं कर सकता, उससे गलती हो गई है। तो उसने अपने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगी। विंग जो खुद भी घुटनों के बल बैठ गया, उसने कहा, आई, मेरे पापा को माफ़ कर दीजिए। वो बस एक पिता हैं, तो शायद मुझसे प्यार की वजह से ऐसा कुछ कर दिया होगा। विंग इतनी कम उम्र में भी बहुत कुछ समझता है, क्योंकि वो इस हालात में है कि उसे सब कुछ समझना ही होगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो अनजान बनकर या फिर ना समझ बनकर सब कुछ देखता रहे। लानशी जिसने विंग को देखा और वो तुरंत उसके पास आ गई। उसने विंग को उठाते हुए कहा, अरे अरे बेटा, तुम घुटनों पर मत बैठो। तुम अब इस कबीले की नई मुखिया हो। मेरे बाद तुम्हें तो इस पूरे कबीले को संभालना है, तो तुम्हें घुटनों के बल नहीं बैठना चाहिए बेटा, समझे तुम? और तुम अब से मुझे आई मत कहना, तो मुझे माँ कहना, ठीक है बेटा? विंग जिसने अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया। जो लानशी जी जिसने विंग की तरफ बहुत प्यार से देखा, उसके चिक्स को रब किया और कहा, मेरी बेटी, अब तुम मेरी बेटी हो। अगर तुम्हें कोई परेशान करे, चाहे वो लानजान ही क्यों ना हो, तुम मुझसे आके कहोगी। मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझ आया? विंग ने फिर से अपना सर हाँ में हिला दिया था। अब बस ये सारा तमाशा खत्म हो चुका था। विंग को उसके कमरे में भेज दिया गया था जहाँ पर वांग जी था। विंग जो बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला और विंग अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वांग जी बेड पर बैठा हुआ है, वो भी वेल को डाले हुए। उसने अपने सर पर वेल डाली हुई है। और विंग जिसने दरवाज़ा बंद किया, वो आहिस्ता से आकर वांग जी के पास में बैठ गया। उसने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस कहा, वांग जी जिसने अपनी वेल को अपने हाथों से हटा दिया एकदम से, और उसने विंग को बेड पर पटक दिया। वो उसके ऊपर आ गया। उसने कहा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? विंग, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, समझे? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं माँ से कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। विंग बहुत डर गया था। वो तो ये सोच रहा था कि वो अपने गगा को ये बात बता देगा कि असल में वो एक लड़की नहीं लड़का है, लेकिन अपने गगा का इतना भयानक, इतना गुस्से वाला रूप देखकर वो डर गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी जो उसके कपड़े खोलने लगा था, ये देखकर विंग और डर गया। उसने वांग जी के हाथों को रोकने की कोशिश की, पर वांग जी सच में उससे बहुत स्ट्रांग है। भले इस कबीले में लड़कों को लड़कियों से कम समझा जाता हो, पर फिजिकली लड़के ज़्यादा मजबूत हैं, और वांग जी सच में बहुत मजबूत है। और विंग तो वैसे भी उससे छोटा है, 5 साल छोटा है। विंग बस 10 साल का है। विंग की हेल्थ और हाइट दोनों वांग जी से बहुत कम है। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके सर के ऊपर पिन कर दिया, और विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि असल में एक रात बिताना किसी के साथ में क्या होता है, कैसे किसी के साथ में इंटीमेट हुआ जाता है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के पास आया और बिल्कुल पास आकर उसे एकदम दिखने लगा, बहुत करीब से। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे, बहुत मोटे मोटे मोतियों जैसे आंसू थे। और विंग जो अपनी आंखों को बार बार झपका रहा था, अपनी पलकों को झपका रहा था, और जिससे उसके आंसू उसके गालों से होते हुए नीचे की तरफ गिर रहे थे। वांग जी ने यह देखा और उसने तुरंत ही विंग के दोनों हाथों को छोड़ दिया। जैसे ही वांग जी ने विंग को छोड़ा, विंग एक कोने में जाकर एकदम दुबक कर बैठ गया। उसने अपने आप को सिकोड़ लिया था और वो रो रहा था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे और वो सिसक रहा था। वांग जी को बहुत गिल्ट महसूस हुआ कि उसने विंग को डरा दिया है। विंग सच में मैच्योर है, वो कुछ समझता नहीं है, वो कुछ नहीं जानती है, तो उसे विंग को डांटना नहीं चाहिए था। उसकी माँ ने बताया है उसे कि लड़कियाँ कितनी सेंसिटिव होती हैं। वो
बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं, भावनाओं में जल्दी बह जाती हैं। तो शायद विंग वांग जी से डर गई है, वो लानजान से बिल्कुल डर गई है। लानजान विंग के पास आया, उसने विंग को हक किया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। फ़िलहाल के लिए तुम कुछ कहना मत, ठीक है? चुपचाप से सो जाओ और मुझे ज़्यादा परेशान मत करना, मैं फ़िलहाल बहुत गुस्से में हूँ। विंग ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और वो वहीं सिकुड़ कर एक साइड में सो गई। लैनज़न विंग को देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन विंग को ऐसा रोता हुआ देखकर बहुत दुख हुआ, इतना जितना कि उसे अपने माँ के थप्पड़ खा के भी नहीं हुआ था। अब बस वांग जी उम्मीद कर सकता है कि वो ज़िंदगी भर इस रिश्ते में कैसे रहेगा, क्योंकि उसकी माँ उसकी दोबारा शादी तो करवाने वाली नहीं है और किसी लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं कराएगी। उसकी शादी तो पहले ही विंग से हो चुकी है आज, और अब उसे विंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। वांग जी बस खुद के मन में खुद को शांत कर रहा था और खुद से बोल रहा था कि अब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। वो मानता है विंग एक लड़की है और विंग की जिम्मेदारी वो लेगा, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो कोशिश करेगा कि उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो उसकी पूरी कर सके, चाहे वो उसके घर की, उसकी पसंद की या उसके शारीरिक की ही ज़रूरतें क्यों ना हो। वांग जी सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि सब में उसकी गलती नहीं है। उसी प्रकार विंग की भी गलती नहीं है। विंग से भी तो पूछा नहीं गया था कि वो क्या चाहती है, कि वो सच में लैनज़न से शादी करना भी चाहती है या नहीं। पर खैर, अब लैनज़न कुछ नहीं कर सकता, वो बस सोच ही रहा था। वो अपने मन में खुद को शांत कर रहा था। उसके मन में उमड़ रहे कई सवालों को, कई विचारों को वो संभालने की कोशिश कर रहा था। और कब ऐसा सोचते सोचते, कब सीलिंग की तरफ देखते देखते उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। वो सो गया। विंग जो सोया नहीं था, उसने जब देखा पीछे मुड़कर कि वांग जी सो गया है, तो वो धीरे से वांग जी के पास आया और उसके पास आकर उसने धीरे से कहा, माफ़ कर दीजिए काका, गलती हो गई, अब मैं आगे से कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर विंग जिसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, उसने खुद को सिकोड़ लिया था। उसने वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट को डाल दिया था और खुद के ऊपर भी ब्लैंकेट को ओढ़ लिया था। वो सो चुका था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी है जैसा भी कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपने ख्याल रखना।